हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है और आज के क्लास में हम लोग यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन है ये सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में से एक माना जाता है एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज इन इंडिया। ये जो एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट किया जाता है बाय द यूपीएससी एवरी ईयर एज अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है दैट इज द IFOS, ये रिक्रूट करता है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फॉर द सर्विस ऑफ एनवायरनमेंट, देन फॉरेस्ट्स एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो ऐसे सभी डिपार्टमेंट्स में अगर आपको नौकरी पाना है तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन लेके एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड यू नीड टू सिक्योर गुड मार्क्स फॉर गेटिंग दिस जॉब। सो अगर आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन लेना है देन यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस एंड द प्रॉपर कोच, और हम सौरभ क्लासेस में वो गाइडेंस, वो कोच आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करेंगे, जो अनसॉल्व पेपर्स है, सैम्पल पेपर्स है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको रेगुलर लाइव क्लासेस नहीं चाहिए, you can opt for the regular live classes or you can opt for the online offline classes both. and if you think कि नहीं हम लोगों को हर रोज़ क्लासेस नहीं चाहिए, you can definitely opt for the doubt clearing classes. डाउट क्लियरिंग क्लासेस में हम आपके मन में जो भी डाउट्स है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन विच यू आर लाइक you are going to sit for, उन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे एंड देन वील प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशंस। हम लोग यहाँ पे रिवीजन क्लासेस लेते हैं, प्लस जो डाउट्स है उसको क्लियर करते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, देन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकता है करंट ईयर एग्जामिनेशन में उसको भी हम बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, डिस्कस करते हैं, सो दैट you do not feel any kind of problem while approaching these questions or these kind of questions if they come in the examination. अगर इसके अलावा भी आप लोगों को प्रिपरेशन देने के लिए मॉक टेस्ट चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ओवर हियर। यू शुड बी गिविंग द मॉक टेस्ट बिकॉज इन एग्ज़ाम का जो एनवायरनमेंट है वो आपको फील करना है, उसका प्रेशर आपको जानना है। एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट कुछ अलग ही होता है, तो उसका फील लाने के लिए आपको मॉक टेस्ट में तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम लिमिटेड होगा। उस टाइम के अंदर आपको वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जैसे कि आता है नॉर्मली। इस एग्जामिनेशन का फुल नेम है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन विच इज़ कंडक्टेड अंडर द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज़ द यूपीएससी। ये एग्जामिनेशन नेशनल लेवल में कंडक्ट होता है, दैट इज़ इंडिया में कंडक्ट होता है, एंड ये एनुअली सिर्फ एक ही बार कंडक्ट होता है। इसके लिए अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही किया जा सकता है, दैट इज़ यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड देन यू नीड टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन है एंड हर कैंडिडेट को सिर्फ 6 चांसेस मिलेंगे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो मतलब साल में एक ही बार होता है, तो आप 6 साल तक दे सकते हैं। इसका जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है ये तो अभी तक नहीं अनाउंस किया गया है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है। लेकिन इसका जो लैंग्वेज है ये मेंशन किया गया है, दैट इज़ यू वुड रिसीव द क्वेश्चन पेपर इन हिंदी लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप कोई और लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो सॉरी, ये अवेलेबल आपको नहीं होगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस इस एग्जामिनेशन का होता है 3 स्टेजेस में, दैट इज़ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, द मेंस एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू राउंड। तो आज के क्लास में हम लोग इस मेंस एग्जामिनेशन को लेके ही डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, और आप लोगों को यहाँ पे हमने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। ये अगर आप गूगल में जाके टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्ट किया जाएगा टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपीएससी, जहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिलीज़ होने वाला है फरवरी 2022 में, एंड इसका जो लास्ट डेट है फिलअप करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये होगा, डेट तो नहीं मेंशन किया गया है लेकिन वीक मेंशन किया गया है, दैट इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2022। इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ होने वाला है मई 2022 में।
तो आप देख सकते हैं कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उसके बाद आपके पास टाइम होगा पढ़ाई करने के लिए, या फिर जिसे आप रिवीजन कहते हैं, क्योंकि लास्ट मिनट में तो कोई पढ़ाई नहीं होती है, रिवीजन होता है, या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास टाइम होता है। क्योंकि एडमिट कार्ड मिलने से पहले आप लोगों को बहुत सारे टाइम मिलेगा, and also the date of the examination, that is the preliminary examination, is not mentioned yet, but the week is once again mentioned, that is the first week of June. तो आप लोग देख ही सकते हैं कि फरवरी में आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो एंड आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हो जून में, तो आप लोगों के पास तो बहुत टाइम होगा रिवीजन करने के लिए। तो ये जो टाइम है इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए, लास्ट मोमेंट में आप ऐसे ही ढीला नहीं छोड़े इसको, क्योंकि टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है। एंड लास्ट मोमेंट में भी अगर आपको टाइम मिल रहा है, इवन आफ्टर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इवन आफ्टर गेटिंग द एडमिट कार्ड, you should like utilize the time in revising your lessons and also practicing certain questions from the previous year's papers and also certain important questions which might come in the current year examination. जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो निकलने वाला है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, और अगर इफ़ फॉर्चुनेटली यू get qualified in the preliminary examination and you get selected for the next round, then of course you're going to give the examination, mains examination, in December. So आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे वक्त है एक स्टेज के बाद, so that you can prepare for the next stage of the examination. And उसके बाद जो रिजल्ट्स निकलने वाला है वो तो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक बहुत टाइम है एग्जामिनेशन के लिए। तो वो आप लोगों को अगर आप विज़िट करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट, रेगुलरली अपने आप को अपडेटेड रखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हुए, तो आप लोगों को ये जो रिजल्ट्स का डेट है वो आपको पता चल जाएगा। If you want to sit for this examination, you need to fulfill certain eligibility criteria, and जो पहला criteria है वो है nationality conditions। तो इसमें चलिए देख लेते हैं कि कौन से या फिर अगर इन सभी में से एक भी अगर आप फुलफ़िल करते हैं तब भी जाके आप इस एग्ज़ामिनेशन में बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी फुलफ़िल करना है, लेकिन अगर आप एक भी फुलफ़िल करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन। You can be a citizen of India, you should be a citizen of India rather, to sit for this examination. You can be a subject of Nepal, you can be a subject of Bhutan, you can be a Tibetan refugee who might have come to India before 1st January 1962. You can be a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries with the intention of permanently settling in India. You can be that person also. And candidates who belong to certain other categories should show their certificate of eligibility which has been issued by the government of India. यहाँ पे other categories हम किसको कह रहे हैं? SC, ST, OBC, ये जो सभी categories है, अगर आपको अपनी कैटेगरी को दिखाना है और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, then you should be producing your certificate which has been issued by the government of India. Next, we are going to talk about the eligibility criteria, the educational qualifications which you need to have to apply for this examination. Now, एक कैंडिडेट को एक बैचलर्स डिग्री सिक्योर करनी है फॉर अप्लाइंग इन दिस एग्जामिनेशन। कोई भी स्पेशलाइजेशन हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें से कोई एक होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस से हो सकता है, या फिर बोटानी भी हो सकता है, या फिर केमिस्ट्री, या फिर जियोलॉजी, या फिर मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, कोई भी हो सकता है, लेकिन इनमें से ही होना चाहिए। Candidates with a bachelor's degree certification in agriculture or forestry or engineering are also eligible for this UPSC examination. अभी हम लोग बात करेंगे about the age limit for this examination. Like you can apply for this examination if you are minimum 21 years of age and maximum if you are 32 years of age. वैसे तो minimum eligibility criteria like for the age and the maximum eligibility criteria for the maximum age is already given, but कुछ categories है जिनके लिए कुछ relaxation दिया गया है. That is for the OBC category you have 3 years age relaxation. For the SC ST category you have 5 years of age relaxation. For the ex-servicemen you have 5 years of age relaxation.
Ex defense services, you also have 5 years of relaxation. Differently able candidates के लिए 10 years of age relaxation. अभी हम लोग बात करेंगे about the number of attempts which are allowed to each category of candidates who are applying for this examination. And general category के candidates के लिए 6 attempts allowed है. For the SC/ST category candidates, there's no limitation. For the other backward classes, there are 9 attempts allowed. For the physically challenged candidates, we have 9 attempts. General and other OBC backward categories, you have 6 attempts. अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने हैं, कहाँ जाना है और कैसे किस तरह से और कौन से ऑप्शन के अंदर आपको ये ऑप्शंस एप्लीकेशन फॉर्म के जो ऑप्शन है ये मिलेगा. तो स्टेप 1 में बताया गया है कि ऑब्वियसली यू नीड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट द एप्लीकेशन फॉर्म लिंक. देन आपको व्हाट्स न्यू जो ऑप्शन है, जो सेक्शन है व्हाट्स न्यू होम पेज में, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो व्हाट्स न्यू का जो सेक्शन है वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है. देन यू हैव टू सर्च फॉर द ऑप्शन ऑफ UPSC IFOS एप्लीकेशन फॉर्म 2022. कैंडिडेट्स को एक नया पेज में लेके जाएगा ये ऑप्शन, एंड वहाँ पे आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन नामक एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें आपको क्लिक करना है. उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है. दैट इज़ यू नीड अ वैलिड ईमेल एड्रेस एंड अ वैलिड मोबाइल नंबर, जहाँ पे आप लोगों को आपका पासवर्ड, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा. तो आप ऐसे ईमेल एड्रेस और ऐसे मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर कीजिए जो चालू रहेगा, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर वो चालू रहेगा. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट द पासवर्ड, ट्राई टू राइट इट डाउन समवेयर. नेक्स्ट जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो है ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स को एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, मतलब जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको नोट डाउन करना है, एंड द पासवर्ड ऑल्सो, बिकॉज अगर आप भूल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसके बाद लॉग इन करने में. एंड देन यू नीड टू फिल अप दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब रजिस्टर पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है. नेक्स्ट स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको नेसेसरी पर्सनल, एजुकेशनल एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स फिलअप करना है. दैट इज़ योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, योर परमानेंट एड्रेस, देन एनी अदर एड्रेस इफ़ यू हैव, देन योर प्रेफरेंस, लाइक कहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने में आसानी होगी, वो जगह जो आपको मेंशन कर दिया जाएगा वो आप प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं. And then you need to follow the next step, that is you have to upload the scanned copies of the photograph signature. आप लोगों को अपना एक स्टैम्प साइज़ या फिर एक पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ है वो आपको जो साइज़ मेंशन कर दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको स्कैन करना है, एंड देन यू नीड टू अपलोड इट. उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपको एक वाइट शीट में लिखना है, एंड देन यू नीड टू scan that signature and then upload it within the given initials, like जो साइज़ दिया गया है उसके अंदर ही आपको स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है. and then the other, if they ask for the results of any kind of examination like 10th board or 12th board examination या फिर ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स अगर मांगते हैं तो उसको भी आपको स्कैन करके जो मेंशन किया गया है साइज़ उसमें आपको स्कैन करके आपको अपलोड करना है. उसके बाद आता है स्टेप 9, जहाँ पे आप लोगों को एक एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना है, जिसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑनलाइन पेमेंट. ऑनलाइन पेमेंट आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन ये चालान से नहीं होगा, तो ये आपको ऑनलाइन ही पे करना है. उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फाइनली एंड कम्प्लीटली सबमिट होगा. आपको कंसिडर किया जाएगा कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है. कैटेगरी वाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी थोड़ा डिफ़र करता है, मतलब ये जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए
आप लोगों को ₹250 पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, एंड फॉर द फीमेल एंड द SC/ST कैटेगरी you do not have to pay any kind of fees. Your application form will be accepted even after if you don't pay any kind of fees. एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोगों को एक एडमिट कार्ड मिलेगा। ये जो एडमिट कार्ड होगा इसमें आप लोगों का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ दिया जाएगा, देन फ़ोटोग्राफ जो है वो आप लोगों का दिखाया जाएगा एडमिट कार्ड में। देन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप लोगों का वो लिखा होगा, नेम ऑफ़ एग्ज़ाम सेंटर लिखा होगा, जो जहाँ पे आप लोगों का सेंटर हो रहा है, जहाँ पे जाके आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उस एग्ज़ामिनेशन सेंटर का नाम लिखा होगा, डेट ऑफ़ एग्ज़ाम मतलब कौन से दिन में आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्लस डेट भी लिखा होगा, एंड रिपोर्टिंग टाइम कि कौन से टाइम के अंदर आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन हॉल तक एकदम रेडी होके प्रेजेंट रहना है। ये जो एग्ज़ामिनेशन है इसका जो सेंटर है ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, एंड यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस द सेंटर्स वे यू कैन ईजिली गो एंड गिव द एग्ज़ामिनेशन। आप लोग देख सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में भी सेंटर दिया जाता है, आंध्र प्रदेश में ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं, नाम दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में ये सेंटर है, आसाम में ये सेंटर है, बिहार में ये सेंटर्स हैं, चंडीगढ़ में भी ये सेंटर है, छत्तीसगढ़ में भी सेंटर है, दिल्ली में भी है, गोवा में भी सेंटर दिया गया है, फिर गुजरात में ये दोनों सेंटर्स प्रोवाइड किए गए हैं, हरियाणा में ये दोनों हैं सेंटर्स, हिमाचल प्रदेश में ये सेंटर है, जम्मू एंड कश्मीर में भी दोनों प्लेसेस हैं एग्ज़ाम सेंटर्स के हिसाब से, झारखंड में भी ये है सेंटर, और कर्नाटका में ये 3 सेंटर्स हैं, केरला में ये 3 सेंटर्स दिया गया है, लद्दाख में लेह में सेंटर है, फिर मध्य प्रदेश में ये 4 सेंटर्स दिए गए हैं, तो यू कैन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। महाराष्ट्र में सेंटर दिए गए हैं, इतने सारे सेंटर्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मणिपुर में सेंटर है, मेघालय में एक सेंटर है, मिज़ोरम में सेंटर है, मतलब ये मोस्टली ये सभी तो कैपिटल सिटीज़ हैं, कैपिटल सिटीज़ में ही आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा। एंड उड़ीसा में ये दोनों प्लेसेस हैं जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स अलॉट किया जाएगा, पुडुचेरी में भी ये प्लेस है, पंजाब में ये सेंटर दिया गया है, फिर राजस्थान में ये 4 सेंटर्स हैं, सिक्किम में ये सेंटर है, तमिलनाडु में ये 5 सेंटर्स दिए गए हैं, तेलंगाना में ये दोनों सेंटर्स है, त्रिपुरा में ये सेंटर दिया गया है, उत्तर प्रदेश में इतने सारे सेंटर्स हैं, आप कोई भी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड में ये दोनों सेंटर्स हैं, वेस्ट बंगाल में दोनों सेंटर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट पेपर्स which are there in this examination, as well as the subjects which are allotted to it, and the amount of marks which is given to each subject. तो पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 डील करता है विद जनरल इंग्लिश, एंड इसमें टोटल मार्क्स रहेगा 300। पेपर 2 डील करेगा विद जनरल नॉलेज, एंड यहाँ पे आप लोगों को फिर से 300 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। पेपर 3 में है ऑप्शनल पेपर 1, एंड यहाँ पे फिर से आप लोगों को 200 मार्क्स दिया जाएगा। पेपर 4 में है ऑप्शनल पेपर 1 जो आप लोगों को चूज़ करना है, एंड यहाँ पे आप लोगों को 200 मार्क्स दिया जाएगा। पेपर 5 में है ऑप्शनल पेपर 2, एंड यहाँ पे आप लोगों को फिर से 200 मार्क्स दिया जाएगा। पेपर 6 में है ऑप्शनल पेपर 2। ये जो सारे ऑप्शनल पेपर्स है ये आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा, एंड इसमें भी लास्ट में भी 200 मार्क्स दिया जाएगा। ये जो लेफ़्ट साइड में जो सब्जेक्ट्स हैं ये ऑप्शनल पेपर्स के सभी सब्जेक्ट्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये राइट साइड में जो लिस्ट है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। Like with agriculture you cannot choose agricultural engineering, with agriculture you cannot choose forestry, with chemistry you cannot choose chemical engineering, and जो भी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक मैथमेटिक्स के साथ आप स्टैटिस्टिक्स नहीं चूज़ कर सकते, एग्रीकल्चर के साथ आप एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस चूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप चूज़ नहीं कर सकते हैं एक साथ। अभी हम लोग इसके बेसिक कट ऑफ मार्क्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, and as this class is all about the mains examination, so we are going to see the mains examination cutoff marks or the minimum qualifying marks for each of the category candidates. Like for the general categories we have 686 minimum marks, for the OBC category it's 661, for the EWS categories
it's 615. For the SC categories, it's 609. For the ST categories, it's 598. So once again, if you really want to secure good marks in this examination and you want to get the job absolutely in the first attempt, then you should be um, taking a better guidance. And हम यहाँ पे आपको वो better guidance provide करेंगे. हम यहाँ पे आपको solve study materials provide करेंगे, previous years के question papers solve करेंगे, जो unsolved papers हैं, जो previous years के sample papers हैं, या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट ऑफ पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करवाएंगे. हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, और आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम यहाँ पे सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लस लाइक नोट्स प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट्स लेते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस तो है ही, फुल फ्लेजेड क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. So do check the description box for more details regarding our classes. You can also visit Solvsys classes website, and you can also check the other videos of our channel to get a glimpse of how we conduct our classes. And if you want to enroll in the crash course facility also, that is also available. You can also opt for the scholarship. So do check the description box for our contact details and for the other details. And moreover, if you enroll in our classes, we are going to provide you with the access to the pre-recorded lectures, which are normally the live lectures, which we keep a record of and we upload them in the portal. And if you get enrolled in our classes, we are going to provide you with the access, like 24/7 access to that portal, and you can view those lectures as many times as possible. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.